चलो नया टॉपिक देखते हैं हम लोग। काहे क्या कि है नया टॉपिक इसलिए देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, दोनों हो सकते हैं ना, या तो अंडर एब्जॉर्प्शन होगा या तो ओवर एब्जॉर्प्शन होगा। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ठीक। तो उसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तब तो उसका ट्रीटमेंट समझ आएगा। तो चलो बताओ अंडर मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूंगा कम आपने दिखाया है और ओवर मतलब ज्यादा दिखा दिए हैं गलती से। अंडर मतलब गलती से कम दिखा दिए हो, ओवर मतलब गलती से ज्यादा दिखा दिए हो, तो गलती को सुधारना पड़ेगा। तो चलो देखें, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपका जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, अभी वैसे इसका मीनिंग मैं और डिटेल में बताऊंगा कि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का मतलब क्या होता है, अभी बताऊंगा। पहले हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं, फिर उसके मीनिंग में आएंगे तो और समझ आएगा। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, मान लो आपका 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपीस इज योर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ ओवरहेड, और जो एक्चुअल अमाउंट है, एक्चुअल ओवरहेड, ठीक है, तो ये आपका रहेगा, मान के चलो अभी 80,000, ठीक है। ये 80,000 है, ऐसा मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड भी दे दिया, एक्चुअल ओवरहेड भी दे दिया। तो बताओ ये अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है। कम है क्या? 80,000 कम है। एक्चुअल ओवर ना एब्जॉर्ब्ड ओवर, आपको एब्जॉर्ब को देखना है, टॉपिक का नाम ही अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, तो इसलिए आपको एब्जॉर्ब वाले के ऊपर सोचना है। कंपेयर तो दोनों को करोगे और सोचोगे किसको, एब्जॉर्ब वाले को, कि भाई इन दोनों के कंपैरिजन में एब्जॉर्ब वाला ज्यादा है। आपको जो अपना कमेंट करना है वो एब्जॉर्ब वाले पे करना है। एब्जॉर्ब वाला ज्यादा है तो ओवर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब वाला कम होगा तब अंडर एब्जॉर्प्शन, है ना। ये तो सिंपल है। तो अभी क्या ओवर एब्जॉर्प्शन है, आप लोग गेस करो, बस अपने मन से सोच के देखो। ओवर एब्जॉर्ब कर दिया, कितना अमाउंट ओवर एब्जॉर्प्शन का, ओवर एब्जॉर्प्शन का जो अमाउंट है वो 20,000। अब आप लोग गेस कर लो अपने हिसाब से कि ये 20,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। कैसे? ज्यादा दिखा दिए, ठीक है, पर एक्चुअल में तो 80,000 लगेगा। आप लोग ने सेंटेंस सही बोला, सुनो। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड मतलब होता है खर्चा दिखाना, और कहाँ दिखाते, खर्चों को कहाँ दिखाते हैं, कॉस्ट शीट, कैश शीट कुछ नहीं होता है। खर्चों को हम दिखाते हैं कॉस्ट शीट में। आप अपनी कॉस्ट शीट में दिखा दिए 1 लाख का खर्चा, जो कि जेन्युइन है। कॉस्ट अकाउंटेंट आएगा तो वो चेक ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट करके बोलेगा हाँ ये 1 लाख का खर्चा सही है, सही है। अब आप लोग ऑडिट करके जाओगे, बोलेंगे हाँ ये कॉस्ट शीट में जो 1 लाख का एब्जॉर्ब्ड है वो ओवरहेड दिखेगा, ये सही है, ठीक है। फिर आपने प्रोडक्शन किया और पता चला कि एक्चुअल में खर्चा 80,000 ही लगा है, तो अच्छी बात है ना। आप खर्चा दिखा दिए 1 लाख का कि मेरा खर्चा लगा 1 लाख। चलो मैं और अगर बताऊं, टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो ना, टैक्स आपका बच जाएगा। खर्चा हमने ज्यादा दिखा दिया है लेकिन एक्चुअल में कितना लगा है, 80,000 कम लगा है, तो ये फायदा है, ये प्रॉफिट है ये आपका। मतलब अपन जितना दिखा रहे हैं तो वो जेन्युइन है, वही बता रहा हूं ना। अपन जितना दिखा रहे हैं उतना नहीं लगा, नहीं लगा है बिल्कुल। तो उतना दिखा क्यों रहे हो, वो हम इसके आगे बताऊंगा कि एब्जॉर्ब का मतलब मैंने अभी नहीं बताया, बस इतना बोल दिया कि दिखाया जाता है। होता है कि एब्जॉर्ब करते कैसे हैं और क्यों करते हैं, वो एक बार इस टॉपिक के बाद बताता हूं। अभी ट्रीटमेंट को समझो, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब मैंने अभी बताया ही नहीं। एब्जॉर्ब क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो पहले इसको समझो। ओवर एब्जॉर्प्शन है, तो अब देखो ना, एब्जॉर्ब मतलब आपने ज्यादा किया था, मतलब आपने अंदाजा लगाया था कि 1 लाख का खर्चा हो जाएगा, ऐसा अपना बजट बनाया था, अपना बजट बनाया था, अंदाजा लगाया था कि 1 लाख का खर्चा हो जाएगा। हाँ ऐसा कर सकते हो। 2 मिनट के लिए ये समझ जाओ कि एब्जॉर्ब मतलब होता है एस्टिमेटेड, ये अपन अभी के लिए बोल सकते हैं। एब्जॉर्ब वर्ड का मतलब एस्टिमेटेड। तो आपका एस्टिमेटेड ओवरहेड 1 लाख था कि भाई अंदाजे से 1 लाख लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में 80,000 ही लगा है, तो जो 20,000 का ओवर एब्जॉर्प्शन है तो अच्छी बात है। आपने एब्जॉर्ब ज्यादा मतलब ओवर एस्टिमेशन हो गया ना, आपने किसी को ओवर एस्टिमेट कर दिया खर्चे को ओवर एस्टिमेट कर दिया, एक्चुअल में वो खर्चा कम निकला, तो मतलब आपका फायदा है। ओवर एब्जॉर्प्शन का फायदा है,
ब्रैकेट में लिखो इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट लिख दो। तो आप लोग बताओ प्रॉफिट है तो उसको कहाँ दिखाया जाता है? इनकम है, प्रॉफिट कहाँ दिखाया जाता है? फाइनल अकाउंट्स में, पीएल के क्रेडिट साइड, बस वही पूरा सेट है। प्रॉफिट हुआ 20,000 का, ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो आप ऐसे लिखो कि भाई इट इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट? नहीं, कॉस्टिंग पीएल। इट इज क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस ये इसका ट्रीटमेंट है, यही तो है कि भाई जितने भी अमाउंट को ओवर एब्जॉर्प्शन है प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में जाके उसको दिखा दो, बात खत्म। और कुछ नहीं करना है इसका, बस एक ही ट्रीटमेंट है, कुछ भी नहीं करना इसका। या चलो एक चीज ना अभी से बता देता हूँ, ये चीज आपके चैप्टर 14 में आएगी, अभी से बता देता हूँ क्योंकि क्या पता कहीं भी काम आ जाए। ये तो इसका एक ट्रीटमेंट हुआ, याद करो हर एडजस्टमेंट का 2 ट्रीटमेंट होता है। तो ये तो इसका एक ट्रीटमेंट हुआ कि कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में दिखा दो। दूसरा ट्रीटमेंट आप लोग बताओ कॉस्ट शीट में क्या होना चाहिए? कॉस्ट शीट में होगा दूसरा ट्रीटमेंट 20,000 का क्या होना चाहिए? 20,000 को मैं क्या करूंगा कॉस्ट शीट में? क्यों? आपका खर्चा कम हो जाएगा। पीएल हुआ क्यों? मतलब पीएल के क्रेडिट में प्रॉफिट आपको हुआ क्यों है? क्योंकि आपका खर्चा कम लगा है। आपने एस्टिमेट किया था 1 लाख, तो मैंने बोला ना दिखा, इसलिए मैं हिंदी में लिखा भी था दिखाना, मतलब आपने एब्जॉर्ब वगैरह दिखा दिया होगा। कॉस्ट शीट में एस्टिमेटेड ही दिखाया जाता है पहले, तो 1 लाख आपने दिखा दिया होगा, बाद में पता चला कि एक्चुअल तो 80,000 है। तो एस्टिमेटेड को एक्चुअल तक लाने के लिए आपको 20,000 को माइनस करना पड़ेगा। तो आप उसको लिख दो डिडक्टेड इन कॉस्ट शीट, 20,000 जो है ओवर एब्जॉर्प्शन डिडक्टेड इन द कॉस्ट शीट। ये वैसे आपको जो सेकंड वाला जो ट्रीटमेंट है ये आपको मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर है वहां काम आएगा, 13th या 14th चैप्टर है, मार्जिनल कॉस्टिंग नाम का है, 14 मार्क्स का वो चैप्टर आपके में आता है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही। उसमें ये सेकंड ट्रीटमेंट आपके काम आएगा। अभी तो सिर्फ फर्स्ट वाला काम आएगा इस चैप्टर में, सेकंड वाला मार्जिनल कॉस्टिंग में पूछता है, तो याद आ गया आपको अभी से, ठीक है? डिडक्टेड इन द कॉस्ट शीट। क्लियर है ये चीज? ओवर एब्जॉर्प्शन था। अब अंडर देख लेंगे, अंडर में क्या होगा कि मैं जानबूझ के एब्जॉर्ब वाले को कम ले लूंगा। जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड मतलब जो मैंने कॉस्ट शीट में ऑलरेडी दिखा दिया है या फिर जो मैंने एस्टीमेट करके रखा है कि भाई इतना खर्चा लग सकता है, ठीक है? अपन ये बोल सकते हैं इसको एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। तो ये है मान लो 70,000, और जब एक्चुअल में खर्चा लगा, जब आपने पूरा प्रोडक्शन खत्म हो गया, आपने पेमेंट कर दिया, बिल को ऐड किया, तो पता चला कि खर्चा तो 1,10,000 का हो गया एक्चुअल में, आपकी जेब से 1,10,000 जा चुका है। तो पहले तो मतलब डिफरेंस कितना होगा? 40,000। अंडर एब्जॉर्प्शन की ओवर एब्जॉर्प्शन? आपको एब्जॉर्ब वाले को देखना है ना, कंपेयर दोनों को करोगे तभी तो बता पाओगे अंडर है। तो किसके ऊपर टिप्पणी करनी है? कमेंट का आपको करना है एब्जॉर्ब वाले के ऊपर। इन दोनों के कंपैरिजन में एब्जॉर्ब वाला कम है, इसलिए ये अंडर एब्जॉर्प्शन है। पहले ये समझ आया? अब इसका ट्रीटमेंट तो आप लोग बताओ एक टाइप का ये क्या हो गया? प्रॉफिट या लॉस? लॉस है। कहाँ दिखाओगे? नहीं, अब सुनो, यहाँ पे एक लॉजिक लगाओ, प्रैक्टिकल लॉजिक लगाओ, ठीक है? देखो ऐसे कोई नहीं बताता, मतलब देखो समझो, कंपनी बड़ी हफ्ची है। हफ्ची मतलब क्या होता है? हफ्सी, हफ्सी भी बोलते हैं। हफ्सी, अबे हफ्सी पागल आदमी, हफ्सी की क्या पढ़ रहे हो? हफ्सी नहीं सुनो, तू नहीं सुन रहा है? हफ्सी नहीं सुनो, अरे तो ज्यादा खाता है। गुजराती मतलब बस मिल जाए, जो मिल जाए बस खा हफ्सी लो। होता है, हफ्सी होता है। सब लोग मैं हफ्ची बोलते हैं हमारे हम जो बता रहे हम लोग हफ्ची बोलते हैं, ठीक है? इधर समझो, मतलब लालची आदमी, लालची, लालची पता है? हाँ। तो कंपनी बड़ी लालची होती है कि जब भी कंपनी को ना प्रॉफिट होता है वो चुपचाप सीधा अपने चुपके से अपने प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में दिखा देती है। लालची है ना, प्रॉफिट के लालची सभी होते हैं, तो क्रेडिट में दिखा दिए। पर कोई लॉस का लालची होता है क्या? नहीं। तो अगर आपको लॉस हो रहा है ना, तो आप उसको सीधा डेबिट में मत नहीं दिखाओगे, डेबिट में नहीं दिखाओगे, उसका एनालिसिस करोगे, उसके पीछे का कारण ढूंढोगे कि 40,000 का लॉस हुआ क्यों है, ऐसा क्या कारण था कि हमने एस्टीमेट 70,000 किया था पर एक्चुअल 1,10,000 लग गया। पहले इसका कारण ढूंढोगे। समझ आ गया? लालची क्या करता है? जो उसको फायदा मिल रहा है फायदे को ले लेता है, तो नुकसान को नहीं लेता है, नुकसान को सोचता है।
कि क्यों हुआ नुकसान, पहले ये आपको लॉजिक लगाओ कि प्रॉफिट है तो उसका सिंपल एक ही ट्रीटमेंट की प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में दिखा दो, बात खत्म। और ये वाला तो चलो आपके चैप्टर 14 में काम आएगा, इसको मैं अभी याद नहीं भी कर पाऊंगा तो चलेगा कि डिडक्टेड इन द कॉस्ट शीट। ये वाला क्या हो जाएगा, एडेड इन द कॉस्ट शीट। अगर मैं अंडर एब्जॉर्ब की बात करूं कॉस्ट शीट में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए लॉस नहीं दिखाएंगे तो ये भी हो सकता है कि अपना एक्चुअल तो कॉस्ट उतना लग ही गया है, हाँ। अपन उससे सोचे थे इतना लगेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में उतना कॉस्ट अपना लग गया है, तो वो देखते कि लॉस नहीं हुआ, कि कॉस्ट तो लग ही रहा है ना उतना। हाँ तो ज़्यादा लग गया ना पर हाँ तो लॉस है ना। एक तो करना पड़ेगा। हाँ तो क्लेम लेकिन कंपनी नहीं करती। अब यार भाई अभी दो उसमें बताओ ना, लॉस आप सोचोगे क्यों हुआ है, इसका दो कारण हो सकता है, तो दो कारण के हिसाब से हम सोचेंगे कि क्लेम लेना है कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हो, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, कंफ्यूजन होगा इसको भी हटा ही देते हैं। ये उससे कुछ नहीं तो वो तो कर लेंगे। हाँ तो ये क्या होगा, एडेड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या है, एडेड इन द कॉस्ट शीट, क्योंकि कॉस्ट शीट आपने कितना दिखाया होगा इसके हिसाब से 70 दिखाया होगा, ये देखो हाँ, ठीक है। और एक्चुअल में तो 1/10 लग गया, तो आपको क्लेम करने के अगर आप मान के चलो 40 पूरा क्लेम कर रहे हो तो 40,000 पूरा ऐड कर दोगे, बट पूरा क्लेम नहीं कर सकते ना, वही तो बता रहे हो। प्रॉफिट होगा तो आप पूरा दिखा दो, ठीक है, पूरा प्रॉफिट आता है, लेकिन जब लॉस होगा तो कंपनी उसके पीछे का कारण सोचेगी। मतलब कॉज ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन क्या है, उसका कॉज है, कॉज मतलब क्या होता है, कारण। दो कारण हो सकता है, सिर्फ दो ही हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं, ठीक है। ये लॉस है और ये लॉस हुआ क्यों है, उसका दो कारण हो सकता है, एक नॉर्मल रीजन, एक एबनॉर्मल रीजन। नॉर्मल रीजन, एबनॉर्मल रीजन। तो अब आप लोग बता सकते हो अच्छे से कि अगर नॉर्मल रीजन की वजह से मान लो तो 40,000 है ना, मान लो इसका 75% है वो नॉर्मल है, बचा 25% एबनॉर्मल है 40,000 का। तो 40,000 का 75% कितना होता है, 30,000, 25% 10,000 हो जाएगा। तो यानी ये जो 30,000 का नुकसान हुआ है आपको कि भाई खर्चा ज़्यादा लग गया है, 30,000 रुपए का खर्चा एक्चुअल में ज़्यादा लग गया है, टोटल तो 40 लगा था पर 40 में से 30,000 वो है जो नॉर्मल रीजन की वजह से ज़्यादा लगा है। तो क्या करना चाहिए इसको, 30,000 की है। बिल्कुल। नॉर्मल रीजन मतलब क्या, सभी के साथ होता है, वही नॉर्मल और सब नॉर्मल का हम जानते हैं। नॉर्मल रीजन है मतलब वो सबके साथ होगा, सबका खर्चा 30,000 से बढ़ गया होगा, तो सब लोग अपनी अपनी कॉस्ट शीट में 30,000 को ऐड कर देंगे, मतलब क्लेम कर लेंगे, और बचा 10,000 वो एबनॉर्मल है तो उसको क्या करेंगे, वो कॉस्टिंग पीएल के डेबिट में दिखाएंगे। जो आपका लॉस होता है, जो आपकी गलती होती है, वो प्रॉफिट लॉस के कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाता है। पर आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं बताएगा नॉर्मल रीजन है एबनॉर्मल रीजन, आपको समझ के जाना पड़ेगा। नॉर्मल रीजन होता क्या है, एक ही होता है, इन्फ्लेशन। भाई एक्चुअल हमने सोचा था 70,000 लगना चाहिए, एक्चुअल में 1,10,000 लग गया, क्यों, महंगाई आ गई थी। महंगाई नॉर्मल रीजन है, सबके साथ होता है, सब महंगाई होगी तो सबके लिए होगी ना, ऐसा थोड़ी कि बस हमारे लिए होगी, ठीक है। तो होता है, सिर्फ कांग्रेस वालों को दिखती है महंगाई, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल रीजन आपको क्वेश्चन में यही देगा कि ड्यू टू इन्फ्लेशन, नॉर्मल रीजन बोल दिया तो पहचान ही लोगे, बट इस टाइप के टॉपिक के इसमें क्वेश्चन में एक ही नॉर्मल रीजन होता है, इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ गई, एक्चुअल खर्चा क्यों बढ़ गया, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, ठीक है। और एबनॉर्मल रीजन क्या हो सकता है, ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, आपका प्लानिंग ही गलत था, आपने एस्टिमेट किया ना, ये देखो एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, एस्टिमेट, आपका एस्टिमेशन ही गलत था, वो आपकी गलती है, आपको ढंग से एस्टिमेट लगाना चाहिए था। 70,000 का एस्टिमेशन ही गलत है, आपका गलत है तो आपकी गलती है, 10,000 की गलती आपकी है, तो ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, ठीक है, डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से ये हुआ है, तो आपका नुकसान है। और अब इसका अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो बताओ, ये तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, फिर से बताओ। नॉर्मल रीजन है तो उसका क्या होगा ट्रीटमेंट, अच्छा नॉर्मल, हाँ नॉर्मल है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो, मतलब 30,000 से अपनी कॉस्ट को बढ़ा दोगे, मतलब एड इन द कॉस्ट लिख ही देता हूँ, हुआ है वो डिडक्ट था, ये वाला डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट था, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल खर्चे ज़्यादा लगा है तो आपको भी अपना बढ़ाना पड़ेगा, एडेड इन द कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में कहाँ ऐड करोगे, कॉस्ट शीट तो सीक्वेंस में बनती है, उसमें कहाँ ऐड करोगे, सोचो। नहीं, कॉस्ट शीट में ऐड करोगे ना इसको, कहाँ ऐड करोगे, सीक्वेंस होता है ना कॉस्ट शीट का, उसमें कहाँ ऐड करोगे, फैक्ट्री कॉस्ट। नहीं
प्रोडक्शन मैं बता दे रहा हूँ, एडेड इन द कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब जब आपका कॉस्ट ऑफ सेल रहेगा उसको बढ़ा दोगे, जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगा उसको भी बढ़ा दोगे, और जो आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रहता है उसको भी बढ़ा दोगे। बोले कैसे सर? अमाउंट, अच्छा अमाउंट तो 30,000 है, चलो अब दिक्कत यहाँ पे आएगी, देखा अमाउंट तो 30,000 है, को टोटल 30,000 से बढ़ाना है, और आप बोल रहे हो कि हमको कॉस्ट ऑफ सेल को भी बढ़ाना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स को भी बढ़ाना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को भी बढ़ाना है, तीनों को बढ़ाना है, तो कितना कितना बढ़ाएंगे? 10,000 इक्वली नहीं, क्वेश्चन में बताएगा, क्वेश्चन में दिया गया फिर एक रेशियो रहेगा, वो रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, सब में ऐड करना, सब में, क्योंकि ये अलग अलग है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब जो माल आप बेच चुके हो, ऑलरेडी बेच चुके हो, उसकी कॉस्ट बढ़ाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक जो अनसोल्ड स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आपके गोडाउन में अनसोल्ड पड़ा हुआ है, तो उसकी भी तो कॉस्ट बढ़ाओगे, दोनों सबकी बढ़ानी होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स और कॉस्ट ऑफ सेल होता है जो माल बेच चुकी है वो कस्टमर को, तो आप उसकी कॉस्ट अब बढ़ा रहे हो, और क्लोजिंग स्टॉक जो अभी नहीं बिका अगले साल बिकेगा तो उसकी भी कॉस्ट बना तो इसी साल को, तो इससे उसकी भी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, सब चीज़ की कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, जो आपके पास बेच चुके हो और जो क्लोजिंग में पड़ा है उस सब की कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, है ना? और कौन से रेशियो में बढ़ाओगे क्वेश्चन में बता देता है, हमेशा बता देता है, मतलब इन्हीं के अमाउंट के रेशियो में बढ़ाओगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक है 10 रुपए का, फिर क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है अगर 10 रुपए का, COGS है 8 रुपए का, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स है 5 रुपए का, बता देगा, तो उसी रेशियो में आपको बढ़ा देना है 30,000, जो 30,000 का जो अमाउंट है उन्हीं के अमाउंट के रेशियो में उन्हीं में वापस बांट के ऐड कर दोगे। और जो एब्नॉर्मल रीजन की वजह से हुआ 10,000 ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, आपकी गलती थी डिफेक्टिव, तो उसको क्या करोगे? तो लिखो डेबिटेड टू कॉस्टिंग P&L, डेबिटेड टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ये अपना खत्म हुआ ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। क्या बन गया एसी? एसी बन गया? ये पता सही में मेरा 2-3 दिन तेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ एसी का है, एसी का नहीं सर, देखा मैंने खाना भी नहीं खाया। एसी का है, ये कारण फ्लोरोकार्बन का है ना, बाहर में खाते हो क्या? मारी का खाते हैं सुबह तो खाते हो डेली, तो डेली सुबह तो खाता हूँ सर। तो बाहर में ये पोहे में क्या डाला है आपको पता है? बाहर वो बोलते उसके घर तो टिफिन आता है, बना के खुद खाता है, 24 घंटे बाहर के खाता है। हाँ तो 24 घंटे का आप 4 दिन बाहर के खा रहे हो। तभी तो गुजराती टिफिन मंगवा लो। अरे नहीं मिला सर, कहीं का भी मंगाओ, एक हफ्ता 1 महीना खाने के बाद ना टिफिन भी तो बाहर के ही हुआ था। हाँ रहते कहाँ पे हो? एक्सेल के पीछे। ठीक है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, बताऊंगा। सर के साथ रहने से पहले सर आगे अच्छा बनाते हैं सर, हमने टिफिन खाया ना चाय का डोडा वो एक से बोल रहे हैं गाँव में कह रहे हैं खिलाई नहीं है, मैं 4 महीने हो गया था। 570 लिया कॉस्ट, बस बस ज़्यादा नहीं चाहिए। तो बोलते देखो, तो हम 110 के आते हैं। ठीक है, वो तो और चलेगा। मैं कॉस्ट में 70 पा सकता है तो आदमी नहीं बार ट्राई मार सकते। सर प्लस मैं ऐसा नहीं सोचता 90 बोलूंगा तो लेट पढ़ के 70 ले आओगे, मेहनत करो 70 ले आओ, कितना करोगे 70 आ ही जाए। और आ भी सकते हैं है नहीं अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा, जो भी है समझ आ रहा है। प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, बस और क्या। मार्क्स है मेरे मार्क्स को बना सकता, दो टेस्ट में सेम गलती करे थे, अब तीसरी बार बताएं कि वो गलती है, उसके बाद ही दूसरा करते हैं।
हो गया? ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन देखा हमने। ओवर एब्जॉर्प्शन है तो मतलब एक तरह से प्रॉफिट है ना। ओवर एब्जॉर्प्शन क्या मतलब आपने एब्जॉर्ब ज्यादा किया, एस्टीमेट ज्यादा किया, कॉस्ट शीट में दिखा दिया ज्यादा और एक्चुअल में कम निकला, तो वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो सीधा एक ही चीज करो, प्रॉफिट लॉस कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस के यूनिट में दिखा दो। पर जब ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अंडर एब्जॉर्प्शन होगा, लॉस है। अंडर एब्जॉर्प्शन लॉस होता है कि आपने एब्जॉर्ब कम किया, एब्जॉर्ब मतलब कम दिखाया है या कम एस्टीमेट किया है और एक्चुअल खर्चा ज्यादा लग गया है, वो लॉस है। लॉस कॉल नहीं कि हाँ चलो प्रॉफिट क्रेडिट होता है, लॉस डेबिट, बट नहीं, लॉस में आपको सोचना पड़ेगा किस कारण से हुआ है। कोई भी बिजनेसमैन ऐसे ही करता है, प्रॉफिट होता है तो उसका कारण भी देखता है, मेरी मेहनत है, मैंने प्रॉफिट कमाया, दिखा दिए, क्रेडिट साइड। लॉस होता है तो उसको सोचना पड़ता है कि क्यों हुआ है। नॉर्मल है तो तब आप बढ़ा सकते हो, अपनी कॉस्ट अपनी ऐड कर सकते हो, और एब नॉर्मल है तो नहीं बढ़ा सकते, कॉस्टिंग पीरियड के डेबिट में दिखाओ, जिससे आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, सामान की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। होना भी चाहिए क्योंकि आपकी गलती थी, इफेक्टिव प्लानिंग। तो 51 में यही क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा, कुछ नहीं करना है। सही प्रॉफिट का तो ऊपर उसको आईटीआर में दिखाना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ भी आप खर्चा 80,000 ही दिखाओगे ना, जो एक्चुअल खर्चा है, यानी हम हमको 80,000 ही दिखाना है। तो देखो 51 इतना छोटा सा है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ सामने। क्या क्या बोले देखो, ओवरहेड इनकर्ड, मतलब ये कौन सा ओवरहेड है, एब्जॉर्ब है कि एक्चुअल है? पहला क्वेश्चन में लिखा है ओवरहेड इनकर्ड। इनकर्ड मतलब ये होता है पेड या पेबल, तो मतलब ये एक्चुअल ओवरहेड है 1,50,000। ठीक है, उसके नीचे दिया हुआ है ओवरहेड रिकवर्ड, तो रिकवर दूसरा नाम है एब्जॉर्ब के लिए, ये भी याद रखना। रिकवर्ड जो है ये दूसरा नाम है किसका, एब्जॉर्ब का, जो कि 1 लाख। तो बताओ कौन सा एब्जॉर्प्शन है, ये कौन सा है? ये 50,000 का क्या हुआ है, अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, मतलब एक टाइप का लॉस है। लॉस हुआ है तो भाई ऐसे नहीं, हमको देखना पड़ेगा कारण कि किस हिसाब से हुआ है, क्यों हुआ है। हेलो क्लास में तुम बता सकते हो? हेलो, हाँ हाँ, ठीक है ना, आज का ही देता हूँ फाइनल। मैं लगाता हूँ तो वो शाम को भाई 7 बजे। हाँ, 50,000 का जो अंडर एब्जॉर्प्शन है, एक टाइप का लॉस होता है, अभी हमने देखा, क्योंकि आपने एब्जॉर्ब किया था 1 लाख, रिकवर किया था 1 लाख। आप सोच रहे रिकवर मतलब क्या होता है, कस्टमर से लेना, कस्टमर से आपने रिकवर किया 1 लाख मान के चलो, और एक्चुअल में आपका 1.5 लाख लगा था, तो 50,000 का नुकसान हुआ। अंडर एब्जॉर्प्शन इज अ लॉस, जिसका आपको कारण देखना पड़ेगा कौन सा, कितना नॉर्मल वजह से हुआ, कितना एबनॉर्मल वजह से हुआ। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, 100 0 और क्या, कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन बताया ही नहीं कितना नॉर्मल है इसमें वजह से, कितना एबनॉर्मल है, 50-50 क्यों मानेंगे, 100 0 मानेंगे, होगा नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल की वजह से हुआ है, और नॉर्मल की वजह से तो क्या करूंगा उसको मैं कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। तो किस किस में ऐड करूंगा, मेरे को 3 चीज दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है, फिनिश गुड्स दिया हुआ है, डब्ल्यूआईपी दिया हुआ है, किस किस चीज में ऐड करूंगा, और डब्ल्यूआईपी सब में बड़ा है, उसमें सीमित थोड़ी होता, यहाँ पे एक्सेप्ट का लिख दो, ऐसा थोड़ी कि सीमित नहीं है ना, मतलब जो कॉस्ट है डब्ल्यूआईपी में भी तो आपकी कॉस्ट लगी है ना, ऐसा डब्ल्यूआईपी बिना कॉस्ट के बढ़ जाता है क्या? डब्ल्यूआईपी में भी आपकी कॉस्ट लगी है, जो जो कॉस्ट आपको क्वेश्चन में देगा सबको बढ़ाना है, एक्सेप्ट का लिख दो वहाँ पे, जो कॉस्ट रहेगा सब बढ़ा दोगे। तो देखो ऐसा देखो, कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है आपको 10 लाख, ठीक है, फिनिश गुड्स का स्टॉक दिया हुआ है आपको 8 लाख, और डब्ल्यूआईपी का स्टॉक दिया हुआ है 7 लाख। तो टोटल मेरे को कितना अंडर एब्जॉर्प्शन ऐड करना है, बोले 50,000 ऐड करना है, इन तीनों में ऐड करना है,
कितना कितना करूँगा 50,000 कैसे निकालूंगा? 10:8:7 के रेशियो में बांट दो 50,000 तो हो जाएगा। तो मतलब देखो अफेयर में कैसे लिखा होगा इसको लिखना है ऐसे, ये तो चलो क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप ऐसे लिखना अमाउंट टू बी एडेड इन ईच आइटम, टू बी एडेड इन ईच आइटम, ये 3 आइटम दिया हुआ है, फुल फॉर्म में लिखना कॉस्ट ऑफ सेल फिनिश्ड गुड्स WIP फुल फॉर्म में लिखेंगे। हाँ टोटल अमाउंट हमको 50,000 पड़ा, ये पार्टनरशिप दो ना कि 50,000 को आपको 3 पार्टनर में बांटना है, तो 50,000 को मैं तीनों के सामने लिख दूंगा पहले और फिर रेशियो में बांटने के लिए देखो 10:8:7 का रेशियो है, अब 1 में आ जाएगा 25 तो इंटू 10/25 इंटू 8/25 और ये इंटू 7/25। हाँ देखो 25 से डिवाइड करूँगा तो 2,000 है, 2 इंटू 10 20,000, 2 इंटू 8 16,000, 2 इंटू 7 14,000 और इनको अगर आप वापस ऐड करोगे तो घुमा के फिर आ जाएगा आपका 50,000 क्योंकि उसी को तो बांटे थे। ठीक, इतने अमाउंट से 20, 16 और 14 से हम अपना ये तीनों चीज बढ़ा देंगे, मतलब फाइनल कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगा 10,20,000, फिनिश गुड्स का फाइनल हो जाएगा 8,16,000 और WIP का फाइनल हो जाएगा 7,14,000 फाइनल अमाउंट। ठीक है, यही था। ये MCQ में पूछेगा, ऐसे अलग से क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए नहीं लेगा, ऐसा कभी MCQ में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 52 होमवर्क था, बन गया हो गया। बताओ जो वेजेस वाला है, हाँ वेजेस वेजेस में उसमें ना सर्विस डिपार्टमेंट में लिखा है प्रोडक्शन बिल्कुल, और मटेरियल भी लिया होगा, मटेरियल भी लिया है। आंसर देखोगे तो मटेरियल आंसर में देखोगे तो पहला लाइन जो 194 पेज पे पहला मटेरियल देखो दिया हुआ है, सिर्फ वेजेस नहीं है मटेरियल भी लिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड में नहीं लिया है और सर्विस डिपार्टमेंट में लिया है। तो इसका लॉजिक चलो देखिए, एक कहानी सुने होंगे बचपन में, फिर से सुनाता हूँ। देखो एक गांव में लड़का होता था छोटा सा, तो डेली अपना भेड़ बकरी चराने जाता था, है ना, तो बोर हो जाता था, मस्ती करने के लिए सोचता था, चलो चिल्लाया था, शेर आया चिल्लाता था, लोग आते थे, शेर था नहीं, उसको मजा आता था मजाक करने में। 3 दिन 4 दिन 5 दिन किया ऐसे ही, लोग आते थे, फिर वो 6वें दिन जब फिर से चिल्लाया, सही में शेर आ गया था 6वें दिन, उसने चिल्लाया शेर आया, और लोग क्या किए, नहीं आए। क्यों नहीं आए? 5 दिन से झूठ बोला था ना, उनको यही लगा कि अब ये तो झूठा आदमी है। तो मतलब इससे हमको क्या सीख मिलती है कि झूठे हिंदी में लिखते चले, झा कैसे लिखेंगे ऐसे। हाँ ठीक है, मैं स्लो राइटिंग हूँ। झूठे आदमी का, झूठे आदमी का क्या होता है? झूठे आदमी का तो सच होता है, वो सच बोल रहा है और फिर भी लोग उसको झूठ मान लेते हैं क्योंकि आदत हो गई है, वो झूठ डेली बोल रहा था। तो झूठे आदमी का सच भी झूठ मान लिया जाता है, तो इसलिए नहीं बोलना चाहिए, झूठ मान लिया जाता है। जो 5 साल पहले लिखा था मैं हिंदी लास्ट में, झूठ मान लिया जाता है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। तो इसी से ये लॉजिक लगा है। कैसे देखो, आप लोग मेरे को बताओ, जो 2 आइटम दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक दिया हुआ डायरेक्ट मटेरियल और एक दिया हुआ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन से, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोडक्शन से लगता है। डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगता है, और वेजेस भी वही जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगता है। ठीक है, ये आपका एक पहला लॉजिक हुआ, इसको मैं फर्स्ट ऐसे ये बोल रहा हूँ, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, अब मेरे को ये बताओ ओवरहेड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ओवरहेड जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उसको ओवरहेड बोलते हैं। क्या डायरेक्ट वाले को भी ओवरहेड कहा जाता है? नहीं, डायरेक्ट वाले को तो मिला के डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं कॉस्ट शीट का, तो मतलब आप लोगों को बताओ, क्या डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड होगा? नहीं होगा। तो देखो है भी नहीं, पर सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं है, क्योंकि टारगेट वही है, इसका डायरेक्ट मटेरियल जो है डायरेक्ट वेजेस वो प्रोडक्शन में लगता है।
तो जस्ट फॉर ओनली फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैं उसको ओवरहेड नहीं मानूंगा, पर ये डायरेक्ट मटेरियल जो कि प्रोडक्शन में लगना चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्शन में लगना चाहिए, उस सर्विस में कैसे लगेगा? एक बात समझो, मैं यहाँ पे आपको आके सर्विस दे रहा हूँ, तो क्या मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ? प्रोडक्शन मैं नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मेरे को डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। और फिर भी क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल सारा सर्विस डिपार्टमेंट में भी लगेगा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब फिर इस केस में वो डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं माना जाएगा, वो इनडायरेक्ट मान लिया जाएगा। झूठे का सच भी झूठ मान लिया जाएगा, भले नाम से वो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट दिख रहा है, जिसका मतलब है कि वो प्रोडक्शन में लगता है। अब तो ठीक है, प्रोडक्शन में लगेगा तो प्रोडक्शन में हम उसको डैश कर देंगे, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको ओवरहेड नहीं बोलेंगे। पर जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट जो प्रोडक्शन में लगता है वो सर्विस डिपार्टमेंट में क्यों लगेगा? मतलब वो इनडायरेक्ट होगा, सर्विस में सर्विस का हाँ सर्विस की तो क्वेश्चन वैसे दिया है। देखो डायरेक्ट वेजेस जो है एबीसी में डैश कर दिया है क्योंकि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहां तो लगना ही चाहिए उसको। मैं वहां पे एबीसी के लिए मैं उसको ओवरहेड नहीं बोलूंगा, प्राइम कॉस्ट बोलूंगा क्योंकि डायरेक्ट है ना। बट सर्विस डिपार्टमेंट में क्यों लगेगा? एक्स और वाई में तो प्रोडक्शन होता है क्या? नहीं होता है। जब प्रोडक्शन होता ही नहीं तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट किस कैसे लगेगा? वो तो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, फिर वो कैसे सर्विस में लगेगा? इसका मतलब वो इनडायरेक्ट है। तो जब प्रोडक्शन में लगेगा तो ठीक है, सर्विस में लगेगा तो वो इनडायरेक्ट मान लिया जाएगा, छोटे का सर्विस मान लिया जाएगा। नाम से वो डायरेक्ट है तो ठीक है ना, डायरेक्ट तो प्रोडक्शन में लगना चाहिए, सर्विस में क्यों लगेगा? सर्विस में लगेगा इसका मतलब वो इनडायरेक्ट है, तो इसलिए वो ओवरहेड दिखाया जाएगा। हम तो ओवरहेड चैप्टर कर रहे हैं, तो एक्स और वाई में ओवरहेड दिखाया जाएगा, मटेरियल भी और वेजेस भी, क्योंकि वो डायरेक्ट है। कारण ये है कि वो डायरेक्ट है, इसलिए इनडायरेक्ट बोलते तो सभी में आता है। किया हो गया ऐसा क्वेश्चन एक जगह तो है किसी क्वेश्चन में नहीं तो फिर उसका डायरेक्ट और सर्विस यस सर। हाँ वही तो बताया आपको पूरा कहानी ये इतना डायरेक्ट ये ध्यान देना मेरा तो नहीं ये था, ये वाला सब डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट है। हाँ डायरेक्ट को ओवरहेड दिखाना चाहते हो ना, डायरेक्ट है तो वो तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। वो तो खाली हम ओवरहेड पढ़ रहे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड किया जाता है, हमको खाली ओवरहेड को लिखना है। डायरेक्ट तो मेरा प्राइम कॉस्ट का पार्ट है तो उसको नहीं लिखेंगे। कहां से बनेगा? वहीं से होगा ना, इधर रिमोट है नहीं, चाहे क्या मैं सोचा रिमोट ही नहीं है इसका, कम थोड़ी होता है। अच्छा कम करेंगे तो ठीक है, और कोई डाउट इसमें? सुन रहा हूँ भाई मैं क्वेश्चन, कब से सुन रहा हूँ मैं। ठीक है 52 क्लियर। इसके बाद 53 भी होगा। यहाँ तो सॉल्यूशन में मटेरियल एक्सेस दिखाया है। हाँ तो वही एबीसी में नहीं दिखाएंगे, हाँ एक्स वाई में दिखाएंगे, अच्छा वैसे और वेजेस भी एबीसी में नहीं दिखाएंगे, एक्स वाई में। मैंने नाम से डायरेक्ट है, सर्विस में अगर मतलब वो इनडायरेक्ट हो गया। सर स्टोर्स को तो आगे में परसेंटेज पूछा उसको, कौन सा परसेंटेज? देखो उसमें रेशियो में बांटने बोल रहे हैं। हाँ वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंडरी का कौन सा मेथड है वो? सेकेंडरी जो ये 52 वाले क्वेश्चन में ही आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा मेथड फॉलो किया गया है? नहीं हैं नहीं तो वही हुआ है सर। नहीं भाई 52 बोलेगा, 52 का ही बोल रहा हूँ मैं। जस्ट डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड है। चार डायरेक्ट में एक सर्विस डिपार्टमेंट का फिर दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं गया है, मतलब एक्स का वाई में नहीं गया है, वाई का एक्स में नहीं गया है, सीधा एबीसी में गया है। डायरेक्ट मेथड है, क्वेश्चन ही वैसा दिया है रेशियो। अब का मैं उसमें पढ़ेंगे मटेरियल के रेशियो में पढ़ेंगे। स्टोर कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग स्टोरेज कॉस्ट उसी को बोलते हैं ना, तो मटेरियल। हाँ स्टोर में जो खर्चा रहा है, स्टोर में और बहुत कुछ लगता है, स्टोर का गार्ड, स्टोर का सुपरवाइजर, जो भी अकाउंटिंग वहाँ पे होती है, लीफो कौन बनाता है? स्टोर वाला ही बनाता है, स्टोर लेजर।
और अकाउंटेंट होगा वो सब अच्छा स्टोर करोगे, तो ये मटेरियल में क्या होता है? क्योंकि हम मटेरियल को भी स्टोर करते हैं। और ये जनरल ओवरहेड्स जनरल, हाँ देखो जनरल ओवरहेड, अदर ओवरहेड या सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसका कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में पढ़ा जाता है, कोई लॉजिक नहीं है इसका। मॉड्यूल जो लगता है वो करके डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांटा जाता है। जो भी अदर ओवरहेड है, जनरल ओवरहेड है, मिसलेनियस ओवरहेड से जो भी होता है ना अदर खर्च, तो वो डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांटा जाता है। और रेंट और टैक्सेस एक ही रेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी ना, ये मतलब चीजें वेजेस से सैलरी या सैलरी को वेजेस, रेंट से क्या रेंट को कंसीडर करोगे और एरिया के हिसाब से बांट दो। टैक्स आज तक तो है नहीं ना कभी दिएगा, तो टैक्स होगा तो अपन क्या कर सकते हैं। मैंने टैक्स को सैलरी अभी तो लॉजिक लगाएगा तो समझ लगा सकते हैं, लेकिन अभी होता है टैक्स वही हम लगाएंगे तो लगा सकते हैं कि हाँ भाई जैसे ये मान लो ये 100 स्क्वायर फीट का है तो उतना ही, तो उतना ही रेवेन्यू जनरेट करेगा तो अपने टैक्स करेगा। अब ऊपर वाला बाहर बढ़ा है वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा तो ज्यादा टैक्स करेगा, ऐसा नहीं हाउस टैक्स तो वो होगा म्युनिसिपल टैक्स जो हाउस टैक्स। 53 में कोई डाउट? होना तो चाहिए 53 में। लास्ट में एक नंबर चीज पूछा है, फैक्ट्री कॉस्ट पूछ दिया है ऑफ एन आर्टिकल, मतलब खाली एक पीस का आपको फैक्ट्री कॉस्ट निकाल के देना है। मतलब नहीं होता है 32 कर देते हैं 30 गया। हाँ बताओ। डायरेक्ट वेजेस assumption, ठीक है, ये दोनों वेजेस ही है। जहाँ लॉजिक नहीं हो तो हमारा assumption आ जाता है। अच्छा लॉजिक है ना, दोनों वेजेस है। तेरा मील में भी बात अच्छा चल रहा है। 53 कंप्लीट हुआ है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको कर लोगे, फैक्ट्री कॉस्ट निकाले होगे 106.25। सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की है। हाँ सेकेंडरी की है हिमांशु, सेकेंडरी ठीक है। तो देखो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद एबीसी का खर्चा सुनो, ए का आएगा 9339, ये कॉपी में देखो, ग्रुप में मत देखो, कॉपी में है ना, ये हो भाई अपने आप को धोखा मत देना। तो ए में 9339 है, बी में 9062 है और सी में है 12199, ठीक है। आप समझो बात को, ये आपका ओवरहेड आपने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तो कर लिया। अब देखो इसके आगे बोलता क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अच्छा सेकेंडरी का कौन सा मेथड लगाया हुए, आपका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है ना, बोला होगा तो ठीक है। तो एबीसी का फाइनल खर्चा आया है, ए का 9339, बी का 9062, 9062 और सी का है 12199 ओनली। करना क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है ऑफ एन आर्टिकल। अगर लास्ट की 2 लाइन पढ़ोगे क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल। इफ रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है 50, लेबर भी दिया है 30, आपको खाली ओवरहेड बताना है। मटेरियल दिया है 50, लेबर दिया है 30, आपको खाली फैक्ट्री ओवरहेड बताना है, तो आपको उसका फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा एक आर्टिकल का। ऐसा नहीं कर सकते ना कि भाई देखो मटेरियल है 50 दिया हुआ, लेबर दिया हुआ 30 और उसके बाद ओवरहेड के नाम पे मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, चलेगा क्या? ये टोटल ओवरहेड है, आपको एक आर्टिकल का दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल क्वेश्चन में पूछा एक आर्टिकल का है, तो मटेरियल भी एक आर्टिकल का, लेबर कॉस्ट भी एक आर्टिकल का है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में जोड़ूंगा वो भी एक आर्टिकल का जोड़ूंगा। हाँ डिपार्टमेंट तीनों का रहेगा, डिपार्टमेंट ए का भी रहेगा, बी का भी और सी का भी, और आपको एक एक आर्टिकल का निकालना पड़ेगा। नहीं दिया हुआ है, पर उसकी जगह अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आपको नंबर ऑफ आवर्स बताया है कि एक आर्टिकल बनाने के लिए रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में कितना कितना घंटा लगता है, दिया हुआ है। एंड इट पासेस थ्रू द डिपार्टमेंट ए बी एंड सी
for 4, 5 and 3 hours respectively. इसलिए आप hours के proportion में निकालोगे। तो सवाल आता है कि ABC में कितना total hours कितना काम हुआ है? दिया है क्या? 5 ये तो प्लस कर देंगे। नहीं टोटल कितना hours काम हुआ मतलब जो जैसे मान लो जो A का ओवरहेड 9 है तो ये टोटल कितने घंटे का है? दिया है देखो हाँ 4 घंटे। अच्छा वर्किंग 4 घंटा तो एक ओवर 6 to 1 यूनिट का है तो हमको निकालना है वर्किंग आवर्स ये हाँ बिल्कुल तो 4 घंटा 5 घंटा और 3 घंटा है वो 1 यूनिट को बनाने के लिए लगता है 4 घंटा 1 मिनट। हाँ चार डिपार्टमेंट ए में 4 घंटा लगते हैं 1 यूनिट को बनाने में फिर वहाँ से वो बी में शिफ्ट होता है और बी में उसको 5 घंटा लगता है फिर वो वहाँ से सी में शिफ्ट होता है तो सी में उसको 3 घंटा लगता है वो पूरा एक ही यूनिट का है बट अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये जो ए का टोटल ओवरहेड है 9 तो वो टोटल कितने आवर्स का है 6 to 6 हाँ वो देखो टेबल में वर्किंग आवर्स दिया हुआ है लास्ट थर्ड लाइन में वर्किंग आवर्स दिया हुआ है एबीसी का 6226 226 बी का 4028 टेबल में दिया हुआ है लास्ट थर्ड और सी का दिया हुआ है 4066 दिया हुआ टेबल में देखो ना सबसे नीचे क्या है वैल्यू ऑफ एसेट है उसके ऊपर वैल्यू ऑफ मटेरियल और उसके ऊपर वर्किंग आवर्स आपको मिल गया तो बस निकाल लो नहीं देखो उसको अच्छे से दिखाना फेयर में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट छोटा सा बना देना मटेरियल कॉस्ट कितना 50 लेबर कॉस्ट कितना 30 अब जब बारी है कि फैक्ट्री ओवरहेड की तो डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट सी तीनों का दिखेगा तो डिपार्टमेंट ए में टोटल खर्चा लगा है 9339 जो कि कितने आवर्स के बराबर है टोटल 6226 घंटा लगा तो इनटू 1 यूनिट का निकालना है तो 1 यूनिट को बनने में डिपार्टमेंट ए में कितना समय लगा है 4 घंटा समय कितना लगा तो आ जाएगा 6 आया ठीक है उसको इनर कॉलम में दिखाना है आपका अमाउंट का कॉलम मान लो तो ए का ये 6 आया इनर कॉलम में दिखाना बी सी का भी वैसे निकालेंगे बी का टोटल ओवरहेड है 9062 जो कि कितने आवर्स के बराबर है क्वेश्चन में दिया है 4028 के बराबर है इनटू 1 यूनिट को बनने में कितना लगता है 5 घंटा लगता है डिपार्टमेंट बी में तो 11.24 ठीक है वैसे सी का टोटल खर्चा है 12199 जो कि टोटल 4066 आवर्स के बराबर है तो इनटू 3 आवर्स का कितना सी का आ जाएगा 9 एग्जैक्ट 9 हाँ तीनों को जोड़ेंगे 15 और 26 हो जाएगा 26.24 इन तीनों को अगर जोड़ें 26.24 और फिर उसको 80 में भी जोड़ दोगे तो 106.24 टोटल आपका ये फैक्ट्री कॉस्ट है 106.24 दिस इज योर फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल एक आर्टिकल में बनाने का ये फैक्ट्री कॉस्ट है लेबर चलो कंप्लीट कर लो अभी तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैं सेकंड तो कर ली उसके बाद मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन था ना जो क्वेश्चन पूछेगा वैसा आपको दिखाना पड़ेगा फिफ्टी एट करने बोला था मैंने 59 नहीं था इसके बाद में हाँ अच्छा ये करके अच्छा 58 अभी कर लो अभी जो मैंने बताया वही है और अंडर ओवर ऑप्शन वाला है देख लो एक बार
तो जो ये मैंने ओवरहेड मतलब ये एक्चुअल कौन सा डेबिट वाला? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ओवरहेड है तो खर्चा ही ना, इनटेक का खर्चा ही है, तो खर्चा एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट में दिखता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड है, अप्लाइड मतलब वो हाँ वो एब्सॉर्ब है ना। तो बताओ कौन सा एब्सॉर्प्शन हुआ फिर? अंडर एब्सॉर्प्शन हुआ है, एक्चुअल है 426 और एब्सॉर्ब अप्लाइड है, एब्सॉर्ब है 365 का, अंडर एब्सॉर्प्शन है कितने का? ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा गया वो तो तेरी टेबल के नीचे एक लाइन दी हुई है क्वेश्चन में, गिव टू मेथड्स फॉर द डिस्पोजल मतलब ट्रीटमेंट ऑफ द अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड का दो ट्रीटमेंट क्या है? और एक पॉजिटिव से जो तो वो आपको पहले दोनों बताना पड़ेगा कि मैंने सॉल्यूशन में किया है। जैसे अंडर का क्वेश्चन आया था 60,640 का, सॉल्यूशन में देखो तो उसके नीचे दोनों मेथड आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट भी करेंगे, बता देंगे, बट आपको उसका वो बताना पड़ेगा, मेथड दोनों लिखना पड़ेगा। पहला बोलता है ट्रांसफरिंग टू द डेबिट साइड ऑफ कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर दिस मेथड द प्रॉफिटेबिलिटी इज बाय साइड ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं चाहिए। आपने कहा है वैसा कि आपको गलती है ना, एबनॉर्मल है तो हाँ तो इसको एबनॉर्मल मानेंगे कि नॉर्मल? बाय डिफॉल्ट तो हम नॉर्मल मानेंगे, है ना। ट्रीटमेंट आपको दोनों पूछा है, जब ट्रीटमेंट करने आए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों पूछा लिखा है, गिव टू मेथड्स, आपको दोनों मेथड बताना पड़ेगा। उसके बाद जब एग्जैक्टली आप उसको उसके सॉल्व करोगे, अब कुछ नहीं बोला बोलोगे तो रेगुलर क्वेश्चन साइलेंट है तो नॉर्मल मान लेंगे। फिर ट्रीटमेंट आपको दोनों बताना है, लिख के आना है, फिर बोलेंगे कि हाँ भाई क्वेश्चन साइलेंट है तो नॉर्मल मानेंगे तो कॉस्ट को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसने दोनों बताया, पहला लिखा ट्रांसफर इनटू द, आपको डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, ट्रांसफर इनटू द डेबिट साइड ऑफ कॉस्टिंग P&L, जिससे आपका प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय उतना ही अमाउंट, ठीक है। या फिर दूसरा कि भाई द अमाउंट मैंने डिस्पोज्ड ऑफ बाय कैरिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, इन दिस केस देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, बट होगा क्या, खर्चा आपका बढ़ जाएगा। मतलब जो खर्चा अच्छा किस चीज का बढ़ा होगा बताओ, क्वेश्चन में क्या क्या दिया और किस चीज का खर्चा बढ़ा, सेल्स तीनों का बढ़ा दोगे, इन तीनों के ही रेशियो में। तो देखो जो लास्ट में टेबल बनाया वो यही किया है, WIP फिनिश गुड्स और COGS का एक्जिस्टिंग वैल्यू दिया है कि वैल्यू इसमें अपने से वो दिखेगा। फिर उसने क्या किया, जो 60,640 है उसको बढ़ा दिया, उसी के रेशियो में 0.05 है वो वही किया है, उसी के रेशियो में बढ़ा दिया, आप रेशियो में बांटोगे वही आएगा। और फिर न्यू वैल्यू भी बता दी कि ऐड करने के बाद न्यू वैल्यू भी बता जाएगा, है ना। तो ये आप लोग कर सकते हो आराम से करना करके फेयर में। समझ आ गया वाला 59 बनाए नहीं बनाए ये सेम टॉपिक को और ऐसा क्वेश्चन है तो बता दो लाइन से सेम समझाया नहीं अंडर का क्वेश्चन हो गया बस ये। अब तो आगे सब हो गई मशीन हो गई। यही तो ना 59 बनाओ तो फाइन। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। सर हम इसको नॉर्मल मान लेते हैं ये लॉस को नॉर्मल खर्चे को हम बढ़ा देते हैं, हमारा जो मतलब एडेड टू द कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है WIP का कॉस्ट है, फिनिश टूल्स का जो भी हमको क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछने का तो बड़े जरूरत नहीं पहले नॉर्मल मान लेंगे। नहीं आपको सिर्फ ट्रीटमेंट बताना है, आपको एबनॉर्मल को सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करोगे तो फिर अलग हो जाएगा चीज, मतलब उसको दिखाना पड़ेगा आपको। देखो ट्रीटमेंट में मुझे क्वेश्चन पूछा था कि गिव टू मेथड, इसलिए हमने दोनों मेथड को पहले बता दिया कि हां भाई ये तो पिछले क्वेश्चन में हमने कहा किया था, पिछले में हमने बोला एबनॉर्मल या एक नहीं बोले थे, जैसे इसके पिछला जो क्वेश्चन आया था बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोला, नॉर्मल ट्रीटमेंट नॉर्मल के हिसाब से होता है। बट क्योंकि वो बोलते थे ना कि टू मेथड्स फॉर डिस्पोजल ऑफ अंडर एब्सॉर्ब, तो बताना पड़ेगा कि दो मेथड ये है। बट सॉल्व तो आप सिर्फ यही करोगे कि तो नॉर्मल मान के करोगे, है ना। चलो 59 बनाओ। सर फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड निकालना है, उसका रेट निकालना है, अमाउंट तो नहीं निकालना है, परसेंट निकालना है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना परसेंट है, ऑफिस ओवरहेड कितना परसेंट है। और पहले ही दो में ये बता दिया है कि चाहे कोई भी ऑर्डर का तो टेबल आपको ऐसे दिया हुआ पर्टिकुलर्स तो नहीं, उसका जो ऑर्डर का ऑर्डर क्यों दिया हुआ है, तो
तो ये जो ऑर्डर का पहले की 2 लाइन भी आप पढ़ोगे ना तो उससे ये समझ जाएगा कि चाहे कोई भी ऑर्डर हो, ऑर्डर 1 हो, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, फैक्ट्री कॉस्ट का जो रेट है यानी जो परसेंट है वो हर ऑर्डर में सेम रहेगा। एंड सेम गोस फॉर ऑफिस ओवरहेड। देखो लाइन पढ़ता हूं मैं पहले की 2 वाली लिखा है इन अ फैक्ट्री द एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री आर चार्ज्ड ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज। अंडरलाइन करो फिक्स्ड, अंडरलाइन कर दो फिक्स्ड को कि भाई फैक्ट्री वाला क्या करता है expenses of a factory are charged on fixed percentage basis on wages, ठीक है, and office overhead expenses are calculated on the basis of percentage of work cost। इसका मतलब देखो, इसका मतलब सेंटेंस का मतलब क्या होगा सोचो। 2 अलग-अलग सेंटेंस दिया है, दोनों का मतलब क्या होगा। जो फैक्ट्री है वो वेजेस के बेसिस पे होता है। वेजेस का कुछ परसेंट है फैक्ट्री, मतलब आपको अगर फैक्ट्री वगैरह निकालना ही है ना तो आप क्या करना, जो भी आपका डायरेक्ट वेजेस दिया होगा डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज निकाल लेना, बोले कितना परसेंट, वही तो हमको पता करना है, वही तो क्वेश्चन में निकालना है कि कितना परसेंट डायरेक्ट वेजेस का फैक्ट्री ओवरहेड माना जाएगा। और दूसरा क्या बोलता है कि वर्क कॉस्ट का, मतलब है तो वो ऑफिस ओवरहेड का, वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट का कितना परसेंट हिस्सा, कितना परसेंटेज आपको निकालना है, कितना परसेंट फैक्ट्री कॉस्ट का आप ऑफिस ओवरहेड लेके चलोगे। सेंटेंस समझ आ रहा है, यही परसेंट तो आपको निकालना है, डायरेक्ट इसका कितना परसेंट फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क कॉस्ट का कितना परसेंट ऑफिस ओवरहेड है। बाकी ये अपने हम समझ गए कि वर्क ऑर्डर करने की वर्क ऑर्डर वो परसेंट सेम रहेगा, अमाउंट तो उसकी वेजेस पे डिपेंड करेगा और वर्क कॉस्ट पे डिपेंड करेगा, वो तो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन परसेंटेज उनका सेम रहेगा, यही तो खास बात है। तो कैसे सॉल्व करें, बस इतना ही क्वेश्चन है। मटेरियल वेजेस दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट को बाद में करना है, दिया हुआ हमको मेन परसेंटेज निकालना है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना परसेंट है वेजेस का और ऑफिस ओवरहेड भी कितना परसेंट है वर्क कॉस्ट। कैसे करेंगे सोचो। पहले तो फैक्ट्री ओवरहेड निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकालो। तभी तो परसेंट कितना है मदद करेगा। एक बार बोला था बैग लेके जाना, कौन है? वाह, चलो थोड़ा सा हिंट देता हूँ, देखिए मैं लिख दूंगा ना सेंटेंस ऐसे, लेट द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड on the basis of direct wages be x। रेट को x देखो, ये ध्यान देना, यहाँ पे लोग सब लोग गलती करते हैं, मैं अमाउंट को x नहीं ले रहा, उसके रेट को x लेना, जो परसेंट होगा x परसेंट है ना, तो लिखिंग को भी वैसे ही लिखना, लेट द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जो भी क्वेश्चन में बोला ये मैंने, अच्छा ऑन द बेसिस हमने बुक से लिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस और ऑफिस ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कॉस्ट। हाँ, तो लेट द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस बी x%। अब यहाँ पे ट्विस्ट हो जाएगा, x% है ना, अमाउंट नहीं है परसेंट, और सिमिलरली उसका y कि लेट द रेट ऑफ ऑफिस ओवरहेड, दूसरा वाला जो है ऑफिस ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट,
वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड का बेस क्या है? वर्क कॉस्ट, बी y%, ठीक है, y प्रतिशत में निकाल लूंगा, मतलब इनटू y अपॉन 100 करूंगा, और क्या, जो भी वर्क कॉस्ट आएगा इनटू y अपॉन 100%, तो ऐसे निकालते हैं ना, अगर मैं बोलूंगा 6% निकालो तो 6 अपॉन 100 करोगे, x% है तो x अपॉन 100 कर देना, y% है इनटू y अपॉन 100 कर देना, एकदम सिंपल है। इसके आगे यही तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको बस पता होना चाहिए। इसके आगे क्या करोगे, मिनी कॉस्ट शीट बनाओगे, पर्टिकुलर्स का ये ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 का ये कॉस्ट शीट बन जाएगी, और इसमें को सीक्वेंस फॉलो अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क कॉस्ट तो दिखाना ही है, तो बाकी सब भी दिखा देंगे, पूरा नहीं देखो मैं बता देता हूँ पूरा डिटेल में। पर्टिकुलर्स बनाए, फिर ऑर्डर 1 ऑर्डर 2, मटेरियल वेजेस दिया हुआ है, तो प्राइम कॉस्ट तक हमें लिख देते हैं 12,500 और 18,000। वेजेस हमको दिया हुआ है 10 और 14, तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 22,500 और इसका 32,000, ये आपका प्राइम कॉस्ट। ठीक, प्राइम कॉस्ट क्या गया, क्या करते हो, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हो, इसको फुल फॉर्म में लिखना। और फैक्ट्री ओवरहेड हम कैसे निकालेंगे बताओ, क्वेश्चन के मुताबिक बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, और वेजेस का कितना परसेंट, x%, दोनों फिक्स है, फिक्स पर नेट स्टैंडर्ड लेके करवाया है, तभी तो हम उसको x अज्यूम कर पाया, क्योंकि अगर ऑर्डर 1 में x है तो ऑर्डर 2 में y लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड को हमने x लिया है और ऑफिस को y लिया है। अब हमें को x% निकालना है, किसका, वेजेस का, तो 10,000 का x% कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कितना फाइनल आंसर बताओ, 10,000 का x% कितना होगा, तो 100x, बिल्कुल 100x हो जाएगा। और आप लोग तो नहीं दिखेगा वीडियो में, मैं भी नहीं दिखेगा आपको तो दांत दिखेगा नहीं, ठीक है ना, पढ़ते जाते हैं आप लोग, लिखिएगा ना कॉपी में, साथ साथ लिखते जाओ। तो हाँ, अगर उनको 10,000 का x% निकालना है, अभी तो बताया, जैसे ऐसे करना 10,000 लिखना इनटू x अपॉन 100, क्योंकि परसेंट तो वैसे निकालते हैं ना, दो से को कट के क्या बच जाएगा, 100x बचेगा, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड की लाइन वाले में वहां पे, तो फैक्ट्री ओवरहेड आपका है 100x, ठीक है, सिमिलरली ऑर्डर 2 भी कितना हो जाएगा, 140x हो जाएगा, लिख दो 140x, ठीक, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करूंगा और क्या बोल दूंगा कि क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिए तो क्या आ जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है, लिख दो फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। और वैसे ही अलजेब्रिक टर्म्स में दिखाना है आपको, ऐड थोड़ी कर सकते हो, अगर आप 22,600 लिख दोगे गलत हो जाएगा, अलजेब्रा के टर्म्स में लिखोगे 22,500 प्लस 100x, है ना, बाईस 22,500 प्लस 100x, एक बार बटन दबा दो उसको, दो बार जहाँ लाइट जलेगी ना वो आवाज बढ़ेगी, अब रुक के 2 सेकंड बाद आवाज दबा, फिर से 2 बार दबा, आवाज आएगी, ठीक है। तो ऑर्डर 1 का हो गया 22,500 प्लस 100x, और ऑर्डर 2 का कितना हो जाएगा, 32,000 प्लस 140x, ये ऐसे भी इसको ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट क्या क्या जोड़ते हो, ऑफिस ओवरहेड जोड़ते हो, ठीक है, लिखो ऑफिस ओवरहेड फुल फॉर्म में लिखना, और ऑफिस ओवरहेड आप कितना परसेंट निकालोगे, निकालो,
225 y सिर्फ 225 आए वो वन प्लस भी करेंगे गाइस। हाँ ये पूरा टर्म है फैक्टरी कॉस्ट, पूरे टर्म का y वर्ग से निकाला जाएगा। सर तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में करेंगे। ये हमको तो अभी ये मतलब ऑफिस वगैरह भी वैसे ही है, फैक्ट्री कॉस्ट का निकालना है ना। आप तो देखो अभी उसका होगा पूरा टर्म का होगा, देखो कैसे आएगा और धीरे। तो देखो ऑफिस वगैरह को y परसेंट निकालना है ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट या y कॉस्ट जो बोलना चाहो। तो अगर मुझे आपको इस पूरे टर्म का y परसेंट निकालना पड़ेगा ना, मतलब देखो मैं कैसे करूंगा 22,500 प्लस 100x, ये ब्रैकेट ये एक सिंगल टर्म है, इसका y परसेंट निकालना है। हाँ तो इनटू y अपॉन 100 तो होगा, अब दोनों से होगा ना, ये वही मैथ्स का बेसिक लॉजिक है। अब जो इनटू y अपॉन 100 है ये 22,500 से भी होगा और 100x से भी होगा, है ना। तो अगर मैं पहले y अपॉन 100 को मल्टीप्लाई करूँ इससे तो क्या हो जाएगा 225y हो जाएगा, प्लस इससे भी तो करना पड़ेगा। तो अगर मैं y अपॉन 100 को 100x से मल्टीप्लाई 100x से हो जाएगा, बचेगा x पर। ये है आपका ऑफिस ओवरहेड, ठीक है। इसको हटाते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑफिस ओवरहेड 225y प्लस xy, ठीक है। तो मतलब ये कॉस्ट का मैथ्स ज़्यादा होता जा रहा है, पहले भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था हल से वो बना लेंगे। इसका y परसेंट निकाला होगा तो सिंपल कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई तो करना है यहाँ पे करना, तो हो जाएगा हाँ ये 20y हो जाएगा और ये होगा 1.4xy, क्योंकि 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 1.4 आएगा और xy आपस में मल्टीप्लाई होकर दिख जाएगा 1.4xy। तो इस हिसाब से हाँ मतलब आपको क्वेश्चन खत्म है, मतलब इसके अलावा और कोई कॉस्ट नहीं बाकी है। तो अब जब मैं ऐड करूंगा ना इसको टोटल कॉस्ट बोल दूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल मत जाओ, सीधा टोटल कॉस्ट की बात करो। कौन सा कॉस्ट शीट का पूरा डिटेल वाला क्वेश्चन है, तो सीधा तीसरे में आओ, तीसरा हेड डाल दो टोटल कॉस्ट सीधा, ये फिर लाइव फाइनल इसका कोई बच्चा नहीं। हाँ टोटल कॉस्ट आ गया। अब तो मैं इसको लिख देता हूँ, इक्वेशन की टर्म में लिख देता हूँ, और हाँ कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती तो चारों को चारों में एज इट इज लिखना पड़ेगा। पर चलो मैं ना इसी टेबल में आपको शॉर्टकट बताता हूँ, आगे वैसे हम आगे चलने वाले थे बट इसी टेबल में शॉर्टकट बता देता हूँ। टोटल कॉस्ट आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता है, मतलब दिया नहीं है बताए हो, बताओ टोटल कॉस्ट का अमाउंट मानो दोनों में बताओ। बोला है 15%। आगे था 39 एकदम परफेक्ट, इसका पाया है 52 250 55,250 है ना। ये हम टोटल कॉस्ट जानते हैं, तो कैसे क्वेश्चन में आपको सैलरी प्राइस दिया हुआ है 44,850 सैलरी प्राइस दिया हुआ है और क्वेश्चन बोलता है उसी के नीचे कि भाई प्रॉफिट और कॉस्ट 15% है, कॉस्ट आपको मालूम नहीं है तो लेट द कॉस्ट बी 100। हमारा वाला लॉजिक अपना कॉस्ट को 100 मान लिए, प्रॉफिट हुआ 15, सैलरी प्राइस कितना हो गया 115, जो 115 के बराबर तो 100 कॉस्ट कितना और जो ऑर्डर हुआ है वो 112 का अगर परसेंट है तो वो 112 के बराबर है, डिवाइड इससे करोगे इनटू 100 कॉस्ट कितना ये आया। अब इक्वेशन बना लेते हैं, ऑर्डर 1 का इक्वेशन बनाएंगे यानी 22,500, मतलब देखो ना टोटल कॉस्ट। अब अगर मैं इसके हिसाब से देखूं वैसे तो हमने निकाला सेल प्रॉफिट में से निकाला 115% 112, बट इसके हिसाब से मैं ये दिखा सकता हूं ना कि इन दोनों को ऐड करके 39,000 आएगा, है ना, समझ आ गया। और यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड करके आपका ये आपका टोटल कॉस्ट आएगा। तो इसका इक्वेशन बना लेते हैं कि 22,500 है प्लस 100x प्लस 225y प्लस xy इक्वल्स टू 39,000। हाँ और ये भी हमको बता दूं, अगर चाहो तो ब्रैकेट भी डाल सकते हो, कोई फायदा नहीं पड़ेगा उससे, पर ठीक है ये फैक्ट्री कॉस्ट है और ये वाला ऑफिस ओवरहेड है तो वही जोड़ के वैसे आपका COP आता है, वही COGS वही टोटल कॉस्ट, क्योंकि बाकी बीच के नहीं दिए,
है ना, तो ब्रैकेट ना दिखाओ तो ज़्यादा बेटर है, दिखाओगे तो एक ही मतलब है। इसके नीचे मैं दूसरा इक्वेशन लिख दूंगा और दूसरा इक्वेशन 32,000 प्लस 140x प्लस 320y प्लस 1.4xy इक्वल्स टू 55,250। ये दो इक्वेशन आपके पास आ गए, ठीक है। अब इसमें से आप क्या क्या सॉल्व कर सकते हो, अभी एक ही चीज कर सकते हो, लाइक टर्म्स कौन कौन सा है, हाँ जो कांस्टेंट है, मतलब जो नंबर है 22,532 इधर वहां ले लेके माइनस कर देते हैं, तो हम छोटा हो जाएगा, कैलकुलेट करने में आसानी होगा। तो मैं वापस से दोनों इक्वेशन लिखूंगा ऐसे 100x प्लस 225y प्लस xy इक्वल्स टू माइनस करेंगे 39 में 22,500 गया तो 16,500 बचा है ना, जो अमाउंट है कांस्टेंट टर्म उसको आप माइनस कर दीजिए 140x 320y 1.4xy 23,250। अब क्या करोगे, अब इसको आपस में सॉल्व नहीं, मतलब 1 और 2 को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग ईच मेथड, बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड। पर एलिमिनेट आप किसको करोगे, अब आपके पास तीन वेरिएबल है, x को एलिमिनेट करोगे कि y को कि x को x y को, तीन अलग-अलग है, x है y है और x y है, x y चलो करके देखते हैं, किस्मत अच्छी हुई तो हो जाएगा, करके देखते हैं x y बोला इसी का, क्योंकि वो छोटा नहीं दिख रहा है ना, इसका देखो इसका कांस्टेंट क्या है 1, तो मतलब एलिमिनेशन कैसे किया जाता है, उनका कांस्टेंट सेम होना चाहिए, इसका को एलिमिनेट करना है उसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे नंबर है 1 और यहाँ पे नंबर है 1.4 सेम नहीं है, तो इसका 1 उठा के आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका 1.4 उठा के आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 को उठा के इसलिए आसान है, कोई शिका भी चलता है, 1 है इसलिए मल्टीप्लाई करके वही हो जाएगा, सेम 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड इक्वेशन सेकंड में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले वाले में पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले को मैं 1.4 उठा के मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 1.4 उठा के पहले मल्टीप्लाई करेगा 100 से तो हो जाएगा 140x, तो देखो डबल चला है, ये भी 140x से एलिमिनेट हो जाएगा आपका, किस्मत। हाँ बाकी देखो अभी समझ आ जाएगा, सॉल्व कर देते हैं। 225 into 1.4 तो ये हो गया 315y, ये हो जाएगा 1.4xy और उसको भी मैं 1.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 23,100, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन को मैं एज इट इज इसलिए लिखूंगा क्योंकि ऊपर वाले में कांस्टेंट 1 है और 1 को उठा के मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो एज इट इज रहेगा, है ना। तो ये देखो 140x है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, अच्छी बात है, जितना एलिमिनेट हो उतना अच्छा हमारे लिए, अच्छी चीज है किस्मत। और हाँ 1 पॉइंट मतलब यहाँ पे x भी हट जाएगा, x y भी हट जाएगा, सीधा y की वैल्यू आ जाएगी, है ना, अच्छी बात है। 23,250 माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 5y बचेगा, माइनस 5y बचेगा, है ना, ये एलिमिनेट हो जाएगा पूरा और ये बचेगा आपका माइनस कितना 150, हाँ माइनस 150 बचेगा, माइनस माइनस को पहले इसको हटा दो, y इक्वल टू 150 और 30 क्या 30%, जो किसका परसेंट है भाई, किसको लिए ऑफिस ओवरहेड का परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कॉस्ट, मतलब जितना भी आपका वर्क कॉस्ट है, वर्क कॉस्ट का 30% आपका ऑफिस ओवरहेड है। सिमिलरली x का वैल्यू कहां से निकालोगे, सीधी में पुट कर दो, पहले वाले में पुट कर देते हैं। तो पहला वाला इक्वेशन क्या है, 140x है प्लस 315y है। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट, 315y है ना, y का वैल्यू हम निकाल चुके हो 30%, तो इनटू खाली 30 का करोगे, 30% का बटन नहीं दबाओगे, नहीं दबाओगे, क्योंकि अभी आप किसकी वैल्यू वो भी तो परसेंट है ना, अगर आप इसका 30% निकाल लिए तो मतलब x गलत आ जाएगा, अभी आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो मतलब इसका वैल्यू मान के चलते हैं तो हाँ बिल्कुल, तो समझो, और जो कि गलत हो जाएगा कोई आपको फायदा नहीं देगा। x हमको किस फॉर्म में चाहिए, परसेंट के फॉर्म में चाहिए, तो इसलिए आप परसेंट नहीं दबाओगे। अब कोई लोग उल्टा सोचते हैं परसेंट में चाहिए तो परसेंट दबाएंगे, अगर हाँ भाई अगर मैं आपको बोलूँ मेरे को 10,000 रुपए का
10% निकाल के दो। तो अगर आप इंटू 10% का बटन दबा दोगे, मान लो रुपीज 10,000 है, रुपीज 10,000 है, उसमें अगर 10% का बटन दबा दोगे, आंसर आएगा 1,000। और 1,000 क्या आएगा, परसेंट आएगा, रुपीज आएगा ना। तो हमको रुपीज में चाहिए कि परसेंट में चाहिए, तो इसलिए परसेंट का बटन नहीं दबाएंगे। परसेंट दबाने से वो रुपीज में आ जाएगा, मतलब 1,000 जो भी रहेगा, क्योंकि गलत है, वो चाहिए ही नहीं, इसलिए परसेंट नहीं दबाओगे, याद रखना। ये चीज क्लियर है। 90% लोग ये गलती करते हैं, आएगा भाई 30% है, हम परसेंट दबा देंगे, नहीं करना है, क्योंकि एक्स भी तो परसेंट में चाहिए ना, तो उसको कहेंगे तो परसेंट में, आपको नहीं दबाना है परसेंट का बटन, ठीक है। उसमें आगे हो जाएगा 1.4xy, 1.4 x से कहूँगा और इंटू 30 का लिखा दूंगा इक्वल्स टू 23,100, 23,100। इसको सॉल्व आप कर सकते हो। 140x प्लस 315 इंटू 30, 9450, और यहाँ पे 1.4 इंटू 30, 42x हो जाएगा, ठीक है, 23x। अब x स्टेप में खत्म करके जाते हैं थोड़ा थोड़ा, 140x और 42x प्लस हो जाएगा, 182x हो जाएगा, और 9450 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 13650 डिवाइडेड बाय 182, तो आपका वैल्यू आ गया 75। अब परसेंट के फॉर्म में है नहीं, अगर परसेंट दबा देते तो ये परसेंट में नहीं आएगा। अब आप लगा सकते हो परसेंट का बटन। अच्छा, तो किस चीज का परसेंट है, फैक्ट्री ओवरहेड आपका 75% है ऑफ वेजेस। उसके बाद आपको स्टेटमेंट बनाने को बोलेंगे, यू आर फाइल से अच्छे से स्टेटमेंट बनाओ, अमाउंट के साथ नहीं बोला है, खाली बोल दिया फाइंड द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑफिस ओवरहेड, तो रेट तो आ गया। अब अगर फिर से बोलता कि कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ, पूरा स्टेटमेंट फिर से बनाओ अच्छे से, तो बना सकते हैं। मटेरियल वेजेस दिया हुआ है, राइट कॉस्ट आ जाएगा, वेजेस का 75% निकाल लेंगे, आ जाएगा ओवरहेड, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, हाँ फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट का 30% निकाल लेना, वो आपका ऑफिस ओवरहेड हो जाएगा। टोटल कॉस्ट आ जाएगा, प्रॉफिट तो निकाल के ही बैठेंगे, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट तो निकाल के बैठेंगे, और पूरा सब पहले हो जाएगा। जब चाहो तो स्टेटमेंट में बना सकते हैं, बोला नहीं है तो नहीं बताएंगे। पर रेट निकालना पड़ता है, रेट निकाला और ऊपर सब हो गया, देखते हैं। सब फोटो खींची जाए। हो गया, हाँ, क्या छुट्टी नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी। क्वेश्चन तो है, बताओ कौन सा क्वेश्चन है, अगला ही देखो 60। जो आता है उसी से आता है, सीएमए में ही खासियत है। इधर एक सब है, फिर हाँ ये देखिए बुक में भी इसलिए मुझे लगा कि ये लोग आगे पीछे थोड़ा आगे भी पीछे वो गैप भी हो गई। इसका पैसा काट देना चाहिए। सेवा वाला का पोस्ट करके हाँ ये कुछ ज़्यादा ही है। सर ये जो है क्या है, कॉस्ट रिडक्शन पेट्रोलिंग दोनों नहीं ये चोरी करते हैं। सर ये शिक्षा में बन रहा है, अभी बनाते हैं, बन जाएगा, नहीं नहीं बनेगा, मेजॉरिटी हम लोग बनाएंगे अपन ही तो सर और
अब लाइट मेरे सेट है। अरे बहुत टेंशन तुम लोग टेस्ट तो नहीं दोगे ना वैसे भी तो तुम लोग दे देते हैं इसका नहीं दोगे अच्छा अभी टेस्ट है टैक्स का हाँ ले लो दो पढ़ के थोड़ा वाह तो भी दो नहीं देते हैं लोग शुरू शुरू में दे रहे थे बस बेसिक चैप्टर का दिए हैं